वेलकम टू लीगल लेंस बाय एडवोकेट मोनिका श्रीवाच यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं सेक्शन 7 फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट्स एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 7 की हेडिंग देखिए, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट्स एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स। इस हेडिंग का सिंपल मतलब है कोर्ट के सामने जो मेन इशू है उसको समझने के लिए अगर कुछ एडिशनल फैक्ट जरूरी है तो उन फैक्ट्स को रेलिवेंट माना जाएगा। नाउ फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट एंड इशू रेलेवेंट फैक्ट, मतलब ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट एंड इशू को एक्सप्लेन करते हैं या कोर्ट को उस फैक्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं वो रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं। और विच सपोर्ट और रिबट एंड इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू और अ रेलेवेंट फैक्ट, मतलब जो फैक्ट्स किसी कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं या उस कंक्लूजन को रिजेक्ट या रिबट करते हैं वो भी रेलेवेंट होते हैं। और विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलिवेंट, मतलब जो फैक्ट्स किसी चीज की आइडेंटिटी या किसी पर्सन की पहचान एस्टैब्लिश करते हैं, अगर वो आइडेंटिटी केस में इंपॉर्टेंट है तो वो फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे। और फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट हैपेंड, जो फैक्ट्स ये बताते हैं इंसिडेंट कब हुआ और कहाँ हुआ वो भी रेलिवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। और विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय हुम एनी सच फैक्ट्स वाज ट्रांजैक्टेड, मतलब जो फैक्ट्स ये दिखाते हैं कि पार्टीज के बीच क्या रिलेशनशिप था, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, हस्बैंड वाइफ, पार्टनर्स, वो फैक्ट्स भी रेलिवेंट होंगे। आर रेलिवेंट इन सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पस, मतलब ये सब फैक्ट्स उतनी ही लिमिट तक रेलिवेंट होंगे जितनी लिमिट तक वो कोर्ट को मेन इशू समझने में हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल इसका क्या मतलब है कि सेक्शन 7 के अंडर जो फैक्ट इशू को एक्सप्लेन करते हैं, इन्फ्रेंस को सपोर्ट या रिबर्ट करते हैं, आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करते हैं, टाइम प्लेस फिक्स करते हैं या पार्टीज के रिलेशन को शो करते हैं, वो सब रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं जब तक वो पर्पस के लिए नेसेसरी हो। ओके अब हम इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन ए कहता है द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए, मतलब कोर्ट के सामने सवाल ये है कि जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया है क्या वो ए की जेन्युइन विल है या नहीं। द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी, मतलब उस टाइम पर ए के पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, कितनी प्रॉपर्टी थी और उसका नेचर क्या था। एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट ऑफ द एलिज्ड विल, मतलब जिस डेट की विल बताई जा रही है उस टाइम ए का फैमिली स्ट्रक्चर क्या था, जैसे स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट्स। मे बी रेलिवेंट फैक्ट्स, मतलब ये सब बातें कोर्ट के लिए रेलिवेंट है क्योंकि इनसे ये समझने में मदद मिलती है कि विल नेचुरल और लॉजिकल लग रही है या नहीं। तो ओवरऑल क्या कह रहा है कि विल के केस में टेस्टेटर की प्रॉपर्टी और फैमिली कंडीशन उस टाइम पर क्या थी, ये सब फैक्ट्स विल को एक्सप्लेन करने के लिए नेसेसरी होते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें रेलिवेंट फैक्ट्स माने जाते हैं। इलस्ट्रेशन बी देखेंगे, ए सूज बी फॉर अ लाइबल इम्पोर्टिंग डिस्ग्रेसफुल कंडक्ट टू ए, यानी कि ए फाइल्स अ डिफमेशन सूट अगेंस्ट बी। बी ने ए के अगेंस्ट कुछ डिस्ग्रेसफुल एलिगेशन पब्लिश किए हैं। बी अफर्म्स दैट द मैटर एलिज्ड टू बी लाइबलस इज ट्रू। बी का डिफेंस ये है कि जो एलिगेशन उसने पब्लिश किए हैं वो ट्रू है, फॉल्स नहीं है। The position and relation of the parties at the time when the libel was published may be relevant facts as introductory to the facts and issue. कोर्ट के लिए ये देखना रेलिवेंट है कि जब लाइबल पब्लिश हुआ उस टाइम ए और बी के बीच क्या रिलेशनशिप था। तो ये फैक्ट्स इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स होते हैं जो मेन इशू को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। The particulars of a dispute between A and B about a matter unconnected with the alleged libel are irrelevant. अगर ए और बी के बीच कोई और डिस्प्यूट था जो इस लाइबल से रिलेटेड नहीं है तो उस डिस्प्यूट की डिटेल्स कोर्ट कंसीडर नहीं करेगी। तो द फैक्ट दैट देयर वाज अ डिस्प्यूट मे बी रेलिवेंट इफ इट अफेक्टेड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, लेकिन सिर्फ ये फैक्ट कि डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता था रेलिवेंट हो सकता है अगर उस डिस्प्यूट का इम्पैक्ट उनके रिलेशनशिप पर पड़ा हो। तो ओवरऑल ये इलस्ट्रेशन क्या कहता है कि डिफॉर्मेशन के केस में कोर्ट सिर्फ स्टेटमेंट को आइसोलेट करके नहीं देखती, कोर्ट बैकग्राउंड समझने के लिए पार्टीज के रिलेशनशिप को कंसीडर करती है, लेकिन अननेसेसरी डिस्प्यूट्स जो केस से कनेक्टेड नहीं है उनकी डिटेल्स इररेलेवेंट होती हैं। सिर्फ वही फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे जो रिलेशनशिप या इशू को एक्सप्लेन करते हैं। सी, ए इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, ए के अगेंस्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस का एलिगेशन है, यानी ए एक्यूज्ड है और क्राइम एक फैक्ट एंड issue है। The fact that soon after the commission of the crime, A absconded from his house is relevant under section 6 as conduct subsequent to and affected by fact and issue.
क्राइम होने के तुरंत बाद ए अपने घर से क्या कर जाता है, एब्सकॉन्ड कर जाता है। ये बिहेवियर क्या माना जाएगा, सबसिक्वेंट कंडक्ट। ठीक है, कोर्ट इस कंडक्ट को रेलिवेंट मान सकती है क्योंकि ये कंडक्ट क्राइम से इन्फ्लुएंस रखता है। The fact that at the time when he left home, A had sudden and urgent business at the place to which he went is relevant as tending to explain the fact that he left home suddenly. अगर A ये explain करता है कि जब वो घर छोड़कर गया उसके पास sudden और urgent work था, तो ये explanation क्या होगा, relevant fact होगा क्योंकि ये उसके sudden departure का reason explain करता है। The details of the business on which he left are not relevant except in so far as they are necessary to show that the business was sudden and urgent. कोर्ट को बिजनेस के फुल डिटेल्स नहीं चाहिए, सिर्फ उतना ही डिटेल रेलिवेंट है जो ये प्रूव करे कि बिजनेस एक्चुअली सडन और अर्जेंट था। तो ओवरऑल ये इलस्ट्रेशन क्या कहता है कि कोर्ट ये क्लेरिफाई करती है कि एक्यूज्ड का कंडक्ट क्राइम के बाद रेलिवेंट होता है अगर वो कंडक्ट क्राइम से कनेक्टेड लगता हो। अगर एक्यूज्ड क्राइम के तुरंत बाद एब्सकॉन्ड करता है तो कोर्ट उस बिहेवियर को सस्पिशियस मान सकती है, लेकिन अगर एक्यूज्ड अपने कंडक्ट का रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देता है जैसे सडन एंड अर्जेंट बिजनेस, तो वो एक्सप्लेनेशन भी रिलेवेंट होती है। तो कोर्ट अननेसेसरी डिटेल्स में नहीं जाती, सिर्फ वही फैक्ट्स रिलेवेंट होते हैं जो कंडक्ट को लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं। नाउ डी देखेंगे, ए सूज बी फॉर इंड्यूसिंग सी टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मेड बाय हिम विथ ए और सी के बीच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस था। बी ने सी को इंड्यूस किया जिसकी वजह से सी ने ए का कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया। इसी इंड्यूसमेंट को लेकर ए बी के अगेंस्ट क्या करता है, केस फाइल करता है। सी ऑन लिविंग एज सर्विस सेज टू ए, आई एम लिविंग यू बिकॉज बी हैज मेड मी अ बेटर ऑफर। जब सी ए की सर्विस को छोड़ता है वो डायरेक्टली ए को बोलता है कि मैं इसीलिए जा रहा हूं क्योंकि बी ने मुझे बेटर ऑफर दी है। This statement is a relevant fact as explanatory of C's conduct, which is relevant as a fact in issue. C का सर्विस छोड़ना फैक्ट इन इशू है। C का ये स्टेटमेंट उसके कंडक्ट को एक्सप्लेन करता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट रेलिवेंट फैक्ट माना जाता है। तो ओवरऑल इस इलस्ट्रेशन का मतलब ये है कि कोर्ट ये बताती है कि जब किसी का कंडक्ट खुद फैक्ट एंड इशू हो तो उस कंडक्ट को एक्सप्लेन करने वाला स्टेटमेंट भी रेलिवेंट होते हैं। यहाँ सी का सर्विस छोड़ना एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और उसका स्टेटमेंट डायरेक्टली एक्सप्लेन करता है कि उसने सर्विस क्यों छोड़ी, इसलिए कोर्ट सी के इस स्टेटमेंट को कंसीडर करेगी क्योंकि ये कंडक्ट के रीजन को क्लियरली एस्टैब्लिश करता है। इलस्ट्रेशन ई, ए एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। यहाँ ए एक पर्सन है जो थेफ्ट के ऑफेंस में एक्यूज्ड है, मतलब ए के अगेंस्ट एलिगेशन है कि उसने थेफ्ट कमिट की है। इज सीन टू गिव द स्टोलन प्रॉपर्टी टू बी। एविडेंस से ये फैक्ट सामने आता है कि ए को स्टोलन प्रॉपर्टी बी को देते हुए देखा गया, यानी कि ए के पोजेशन से चोरी का सामान बी के पास ट्रांसफर हुआ। हु इज सीन टू गिव इट टू एज वाइफ। फर्दर ये भी देखा गया कि बी ने वही स्टोलन प्रॉपर्टी ए की वाइफ को हैंड ओवर की। बी सेज एज ही डिलीवर्स इट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब बी प्रॉपर्टी डिलीवर कर रहा था उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर बी ने एक स्टेटमेंट मेक की, ए सेज यू आर टू हाइड दिस। बी का स्टेटमेंट क्या था, ए ने बोला है कि तुम इस प्रॉपर्टी को हाइड कर दो। इस स्टेटमेंट से ए का इंटेंशन क्लियर होता है कि स्टोलन प्रॉपर्टी को कंसील करवाना था। बी स्टेटमेंट इज रेलिवेंट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ अ फैक्ट विच इज अ पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो कोर्ट के अकॉर्डिंग बी का ये स्टेटमेंट रेलिवेंट है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन के कोर्ट्स में नेचुरली और स्पॉन्टेनियसली बोला गया और ये एक्सप्लेन करता है कि प्रॉपर्टी किस पर्पस से ट्रांसफर की जा रही थी। तो ओवरऑल इस इलस्ट्रेशन का मतलब है कि ए थेफ्ट के ऑफेंस में एक्यूज्ड है और उसे स्टोलन प्रॉपर्टी बी को देते हुए देखा गया, जिसके बाद बी ने वही प्रॉपर्टी ए की वाइफ को डिलीवर करी। डिलीवरी के टाइम पर बी ने क्या किया, स्टेटमेंट दी। ए ने बोला है कि तुम इसे हाइड कर दो। तो ये स्टेटमेंट इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन के दौरान ही बोली गई है और ये डायरेक्टली एक्सप्लेन करती है कि स्टोलन प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कंसीलमेंट के इंटेंशन से हो रहा था। सो इसी तरह का स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन का इंटीग्रल पार्ट होता है और एविडेंस एक्ट के अंदर या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर रेलिवेंट माना जाता है एज इट एक्सप्लेन्स अ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। नाउ लास्ट इलस्ट्रेशन, ए इज ट्राइड फॉर रॉयट। यहाँ पर रॉयट का ट्रायल चल रहा है ए पर, ठीक है, मतलब एक और रॉयटिंग का ऑफेंस के लिए कोर्ट में ट्राई किया जा रहा है, उसका ट्रायल चल रहा है एंड इज प्रूव टू हैव मार्च्ड एट द हेड ऑफ अ मॉब। एविडेंस से ये प्रूव हो जाता है कि ए मॉब के फ्रंट में
मार्च कर रहा था। इसका मतलब ए सिर्फ प्रेजेंट नहीं था बल्कि मॉब को लीड कर रहा था, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करता है। द क्राइज ऑफ द मॉब आर रेलिवेंट। यहाँ मॉब के क्राइज, स्लोगन्स, शाउट्स, इन सब चीजों की बात हो रही है। तो लॉ के अकॉर्डिंग मॉब जो स्लोगन या क्राइज राइज कर रही थी वो रेलिवेंट है एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये क्राइज पूरे इंसिडेंट की नेचर एक्सप्लेन करती है। मतलब ये समझाती है कि मॉब का इंटेंशन क्या था, क्या वो वायलेंट था, एग्रेसिव था या अनलॉफुल थी, है ना। तो ओवरऑल इस इलस्ट्रेशन का मतलब है कि ए को रॉयट के ऑफेंस के लिए ट्रायल किया जा रहा है और एविडेंस से ये एस्टैब्लिश होता है कि ए मॉब के हेड पर मार्च कर रहा था। मॉब के दौरान जो क्राइज या स्लोगन्स राइज किए जा रहे थे वो रेलिवेंट होते हैं, क्योंकि ये पूरी ट्रांजेक्शन की नेचर एक्सप्लेन करती है। ये क्राइज बताती है कि मॉब का कॉमन ऑब्जेक्ट क्या था और कंडक्ट वायलेंट या अनलॉफुल था या नहीं। ठीक है, इसीलिए क्राइज ऑफ द मॉब को एविडेंस एक्ट के अंडर रेलिवेंट माना जाता है एज दे फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन एंड हेल्प द कोर्ट अंडरस्टैंड द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द राइट।